सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 2,41,403 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें से 28,076 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही 372 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। लखनऊ में 25, कानपुर में 30 और हापुड़ में 30 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 33,117 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में इस समय 2,54,118 कुल एक्टिव केस हैं। बागपत जिले में दम घुटने से 4 बच्चों की जान चली गई। घटना चांदीनगर इलाके के सिगौली तगा गांव की है। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये बच्चे खेल खेल में घर के बाहर खड़ी कार में बैठे थे। ऑटो लॉक होने के चलते गेट बंद हो गया, जिसमें 4 साल की वंदना, अक्षय, 7 साल की कृष्णा और 8 साल की नियति ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में भले ही सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने का दावा कर रही है, लेकिन अब जमीनी हकीकत सिर्फ जनता ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी बयां करने लगे हैं। लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी सीट से विधायक लोकेंद्र सिंह और कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इसमें यूपी में कोरोना कितना भयावह होता जा रहा है, उसके हालात इस चिट्ठी से समझे जा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले अब तक एक सांसद और 4 विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अस्पतालों में बदहाली के बाबत चिट्ठी लिखी है, लेकिन हालात जस के तस हैं। सरकार अपने दावे पर कायम है कि न तो ऑक्सीजन की कमी है और न ही बेड की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ गया है। इसको देखते हुए डीआरडीओ ने बीएचयू में 750 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण किया है। इस अस्थायी कोविड अस्पताल का उद्घाटन पीएम मोदी 10 मई के बाद वर्चुअल समारोह में करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद 750 बेड के अस्थायी अस्पताल में मरीजों का उपचार शुरू हो जाएगा। सोनभद्र में बेकाबू ट्रक और लोडर ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक ट्रक 10 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हादसा पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के पास हुआ है। प्रयागराज से बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद अकबर की कोरोना से मौत हो गई। अकबर यूपी का बड़ा हिस्ट्री शीटर था। इसके खिलाफ प्रयागराज समेत कई जिलों में 20 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अकबर चर्चा में पहली बार तब आया जब बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के साथ एफआईआर में उसका नाम दर्ज किया गया। अमेठी पुलिस ने विजय जुलूस में देश विरोधी गाना बजाने के आरोप में ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 3 बाइक भी बरामद की है। इससे पहले रामगंज थाने में ग्राम प्रधान इमरान खान समेत कई के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के कार्मिकों को डॉक्टर के परामर्श पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने पर नियमानुसार प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करने का निर्देश दिया है। जो राज्य कर्मचारी खुद या उनके परिवारजन कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीज हैं, उन्हें इससे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड प्रबंधन की उच्च स्तरीय समीक्षा वर्चुअल माध्यम से करते हुए निजी अस्पतालों में इलाज की दरें और प्राइवेट एम्बुलेंस सेवा की किराया दरें निर्धारित करने पर फिर जोर दिया। सरकारी दफ्तरों के अलावा निजी कार्यालयों में बीमार दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिला कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में एक समय में 1/3 से ज्यादा कर्मचारी कतई मौजूद न रहें।
अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ की ओर से सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले में शामिल रहे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा का निधन हो गया। बुलंदशहर में दानपुर नगर के हवेली परिवार में जन्मे धर्मवीर शर्मा के निधन की दुखद खबर मिलने के बाद उनके गांव और समाज में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अब शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का विस्तार हो गया है। गांव में तो स्वास्थ्य सेवाएं न के बराबर है, वहां संक्रमितों की जांच ही नहीं हो रही है, उपचार की बात तो दूर है। उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने गांव आसपास की जनता की सहायता का संकल्प ले और मदद में जुट जाएं। वैश्विक कोरोना महामारी का संक्रमण देश के साथ ही प्रदेश में बेहद जानलेवा साबित हो चुका है। बीते वर्ष मार्च में भयानक रूप से धारण करने वाली इसकी पहली लहर ने 17वीं विधानसभा के कई दिग्गजों को निगला तो दूसरी लहर भी बेहद घातक साबित हो रही है। बीते 15 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित बीजेपी के 4 विधायकों ने दम तोड़ा है। इनमें औरैया के रमेश चंद्र दिवाकर व लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव का एक ही दिन 23 अप्रैल को निधन हो गया था। इसके बाद 28 अप्रैल को केसर सिंह गंगवार और अब शुक्रवार को दल बहादुर कोरी नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर जयश्री शर्मा को अपनी चपेट में लिया, वहीं बीजेपी के 4 जनप्रतिनिधियों के लिए यह काल ही साबित हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर टीम 9 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस से संक्रमित सभी लोगों को अपेक्षित सुविधा प्रदान करने में लगी है। मेडिकल ऑक्सीजन के साथ ही दवा और अस्पतालों में कोविड बेड का भी इंतजाम किया गया है। इसके बाद भी इन सुविधाओं में बाधा बनने वालों के खिलाफ सरकार बेहद ही सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पता चला है कि विभिन्न जनपदों में कतिपय निजी अस्पतालों ने बेड के साथ ही दवा तथा ऑक्सीजन आदि का कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया है। इनके खिलाफ बेहद ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ निजी अस्पतालों ने शासन से तय शुल्क दर से कई गुना अधिक की वसूली की है। इनको तो मरीज और तीमारदारों को अब ब्याज के साथ पैसा वापस करना ही पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कालाबाजारी के आरोप में जब्त कर मालखाने में रखी जीवन रक्षक दवाओं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर को उपयोग में लाने पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फैसला लेने का निर्देश दिया है। पुलिस को 1 हफ्ते के भीतर डीएम से संपर्क कर जब्त दवाओं के इस्तेमाल पर आदेश प्राप्त करने को कहा है। डीएम को पुलिस की अर्जी पर 3 दिन में धारा 457 के तहत आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर से बचाव और रोकथाम के लिए कई प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए योगी सरकार ने 443 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी धनराशि में सभी 75 जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड टेस्टिंग किट, मेडिकल होम किट, अस्थायी आश्रय स्थल, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना आदि के कार्यों के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यात्रियों की कम मांग वाली ट्रेनों को रेलवे बोर्ड जहां बंद करने का फैसला ले रहा है, वहीं लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेनें अभी चलती रहेंगी, क्योंकि इन राज्यों से लगातार श्रमिकों का पलायन जारी है। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के परिचालन शाखा से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि बोर्ड हर ट्रेनों पर नजर बनाए हुए है।
कोरोना भयंकर रूप धारण करता जा रहा है, वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी पदाधिकारियों को एक नया निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वह देखें कि कोरोना में कितनी मौतें हो रही हैं। उन्हें खबर मिली है कि जो मौतें हो रही हैं उनसे काफी कम दिखाया जा रहा है। इससे सरकार का आंकड़ा जरूर कम हो रहा है, लेकिन आम जनता दिनों दिन अपनी जान गंवा रही है। इससे जनता का अहित हो रहा है। कोरोना संकट के दौर में जहां एक और जरूरतमंदों की मदद के लिए लोग आ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो जरूरतमंदों की मजबूरी का सौदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करते कंप्यूटर दुकान का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली पुलिस देर रात तक उससे पूछताछ में जुटी है। यह मामला प्रयागराज के कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मण मार्केट के पास का है। राजधानी दिल्ली और आसपास से सटे इलाकों में जिस तरह कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उसी तरह कोरोना को मात देने वाली दवाइयों की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ व रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में थाना फेज 2 पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आगरा के थाना एतमादौला में एक पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत की है। आरोप लगाया है कि पत्नी ने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर दे दी। बेहोश होने पर गहने और रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस ने युवती के परिजनों को थाने पर बुलाया। हालांकि परिजनों को भी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने युवती की गुमशुदगी दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से ऑक्सीजन की कमी बताकर मरीजों को वापस लौटाने वाले लखनऊ के 2 अस्पतालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा कि लखनऊ के हर्ष हॉस्पिटल और सन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन होने के बावजूद मरीजों को ऑक्सीजन नहीं होने का बहाना बनाकर क्यों लौटाया गया, इस पर सरकार ने दोनों अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने देश में टीके की कमी पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है।